नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल आप जान गए होंगे कि आखिर एक सेठ की राजकुमारी ने क्यों किया था गरीब कुम्हार के लड़के से विवाह। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आप यह टाइटल देख करके और हमारी यह बात सुन करके आप चौंक तो गए होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो का रहस्य लास्ट में पता चल जाएगा। इस कहानी को शुरू से एंड तक यदि आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आखिर एक सेठ की राजकुमारी ने क्यों किया था गरीब कुम्हार के लड़के से विवाह। जी हाँ साथियों, किस्मत का खेल। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों, वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए साथियों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्योंकि साथियों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। साथियों, एक समय की बात है, किसी नगर में मदन नाम का कुम्हार रहा करता था साथियों। क्योंकि साथियों वह मदन बहुत ही गरीब था। क्योंकि साथियों उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बाकी वह मिट्टी के बर्तन बना करके साथियों वह बाजारों में बेचा करता था। साथियों वह अपने पेट और अपने बच्चों का पेट इसी तरह से पाल रहा था। धीरे धीरे साथियों समय बीतता गया। फिर उसके बाद में साथियों वह कुमार की शादी हो जाती है। और साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। तभी साथियों उस कुमार की बीवी गर्भवती हो जाती है। और साथियों कुछ दिन बीतने के बाद में वह एक बेटे को जन्म देती है। तभी साथियों उस नगर के लोगों को बहुत खुशी होने लगती है एक बेटे की प्राप्ति करके साथियों। तभी साथियों उस बच्चे का नामकरण करने का समय आता है। तभी कुछ प्रोग्राम रखते हैं साथियों और ब्राह्मण को बुलाकर उसका नाम छटवाने लगते हैं साथियों। तभी होता यह है कि ब्राह्मण जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में लेता है, तभी साथियों उस ब्राह्मण की नजर उस कुमार के बेटे की हथेली पर पड़ जाती है साथियों। और वह यह सब दृश्य देख करके चौंक जाता है। क्योंकि साथियों वह ब्राह्मण अचंभित हो जाता है और वह सोचने लगता है आखिर ऐसा असंभव कैसे हो सकता है। तभी साथियों यह सब बात सोच करके वह मन ही मन ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था कि भला जिसके घर में अन्न खाने को नहीं है उसका विवाह एक सेठ की राजकुमारी से कैसे हो सकता है। यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तब तक साथियों उस ब्राह्मण को मुस्कुराते देख वह कुम्हार कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसके पीछे का कारण क्या है? तभी साथियों वह कुम्हार कहने लगता है, हे ब्राह्मण, आप क्या सोच रहे हो? जरा मुझे भी बताने की कृपा करो। तभी साथियों ब्राह्मण कहने लगा कि हे कुमार, तुम्हारे घर पर जो बच्चा आया है वह एक सेठ की राजकुमारी से विवाह करने वाला है। क्योंकि तुम्हारे घर पर जो बेटा है वह बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि हे कुमार, तुम्हारे घर से अब गरीबी मिट जाएगी। तभी साथियों वह कुम्हार कहने लगता है, हे ब्राह्मण, ऐसा क्या है इस बेटे में जो हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी? साथियों तभी वह ब्राह्मण उस कुम्हार से कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे की आयु जैसे ही 15 साल की होगी तभी यह एक सेठ की राजकुमारी से विवाह करेगा और इसकी शादी तय हो जाएगी। जैसे ही यह 15 साल का होगा वैसे ही एक सेठ की राजकुमारी से इसकी शादी तय हो जाएगी। उसके बाद में साथियों जैसे ही 2-4 महीने बीतेंगे और इसका विवाह उस सेठ की राजकुमारी से हो जाएगा। यह सब देख करके साथियों उस कुमार के लिए बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी साथियों ब्राह्मण कहने लगता है, हे कुमार, विधि के विधान को कोई नहीं मिट सकता है। जो भगवान ने इसकी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही यह 15 वर्ष का होगा तभी इस सेठ की राजकुमारी से विवाह करेगा और यह भी सेठ कहलाएगा। तभी साथियों यह सब बात बता करके वह ब्राह्मण जो थे वहां से निकल जाते हैं। तभी साथियों सभी गांव में यह हड़कंप मच जाता है कि आखिर कुमार के घर पर जो राजकुमार आया है वह एक सेठ की राजकुमारी से विवाह करेगा। तभी साथियों यह सोचकर के पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच जाता है और वह उस कुम्हार के बेटे के लिए देखने के लिए कुम्हार के घर पर आते हैं। तभी साथियों वहां पर बहुत से लोग आया जाया करते थे
और वह देखा करते थे आखिर एक कुमार का बेटा कैसे एक अमीर सेठ की बेटी से विवाह कर सकता है। उधर साथियों हुआ ये, कहा जाता है कि पहले के लोग साथियों शिकार बहुत खेला करते थे। उधर साथियों वह सेठ शिकार खेलते खेलते उस नगर के गांव के किनारे पर पहुंच जाता है। तभी साथियों उसे रास्ते में एक धोबी मिलता है और वह पूछने लगता है कि हे धोबी भाई, मुझे एक बात बताने का कष्ट करोगे? तभी कहता है वह धोबी, हे भाई, इसमें कष्ट करने की क्या बात है? यदि मुझे पता होगी तो मैं अवश्य बता दूंगा, यदि मुझे नहीं पता होगी तो मैं मना कर दूंगा। तभी साथियों वह सेठ उस धोबी से पूछने लगता है कि हे भाई, इस गांव में बहुत आना जाना लग रहा है, आखिर इस गांव में क्या बात है? बहुत लोगों की भीड़ इधर से उधर जा रही है, आखिर इस गांव में क्या बात हुई है? तभी साथियों वह धोबी उस सेठ के लिए सारी बात बता देता है। तभी साथियों वह धोबी उस सेठ से कहने लगता है कि ब्राह्मणों ने बताया है कि इस कुमार के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ है। कहा जाता है आने वाले 15 वर्षों के बाद में, जैसे ही वह 15 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद में उस गरीब कुमार के बेटे का विवाह एक सेठ की राजकुमारी से हो जाएगा। तभी साथियों यह सब सोच करके उस सेठ के लिए बहुत ही मन क्रोध आने लगा और सोचने लगा कि यहाँ और पास का सेठ तो मैं ही हूँ, और वह लड़का कैसे सेठ बन सकता है, और मेरी राजकुमारी से विवाह उस कुमार के लड़के का कैसे हो सकता है। तभी साथियों वह सेठ कहने लगता है कि मैं उसे अपनी बेटी कभी नहीं सौंपूंगा। तभी साथियों वह धोबी कहने लगता है, हे सेठ महाराज, इसमें क्रोधित होने की कोई बात नहीं है, यह तो सब होनी करा रही है, क्योंकि किस्मत का खेल जो किस्मत में लिखा होता है वो अवश्य होकर रहता है। यह तो सब भगवान की लीला है, और जो भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा, मैं तो इसको बदल कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ पहले से। तभी साथियों वह धोबी उस सेठ से कहने लगता है, देखते हैं कि आज तुम्हारी चलती है या भगवान की। मैं भी यहीं पर रहता हूँ और तुम भी यहीं पर रहते हो, देखते हैं आखिर किसकी चलती है। तभी साथियों वह सेठ जो था वह अपना रूप बदल करके सेठ से एक बनिया बन जाता है, और साथियों वह बनिया बनने के बाद में उस गरीब कुमार के घर पर पहुंच जाता है। उसका दरवाजा खटखटाते ही तो वह कुमार लकड़ के आता है और उस कुमार से कहने लगता है, हे बेटे, मैं इस दूसरे नगर का एक अमीर बनिया हूँ, और मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा 15 वर्षों के बाद में एक सेठ की राजकुमारी से विवाह करने वाला है, और वह सेठ इसी नगर का सेठ कहलाएगा। तभी साथियों वह कुमार कहने लगा, हाँ हे बनिया भाई, यह बात सत्य है। तभी साथियों वह कुमार मदन कहने लगा कि कहो तुम्हें क्या काम है। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि हे भाई, मैंने सुना है तुम बहुत ही गरीब हो, और तुम इस बच्चे को यदि 15 वर्षों तक पाल नहीं पाओगे, मैंने सोचा कि मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने घर पर, और इसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करूंगा, और 15 वर्ष होते ही मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा, ताकि यह एक सेठ की राजकुमारी से विवाह करे और इस नगर का सेठ कहलाए। यदि यह आपके यहाँ रहेगा तो इसमें ना तो बुद्धि रहेगी और ना ही इसे ज़्यादा ज्ञान आएगा, और ना ही यह खा पी पाएगा, क्योंकि आप बहुत गरीब हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपने घर पर ले जाऊँ और इसका पालन पोषण मैं बहुत ही अच्छे से करूँ, ताकि आने वाले समय में यह सेठ कहलाए। तभी साथियों इतना कह करके वह कुम्हार कहने लगा कि ठीक है तुम ले जाना, लेकिन मैं एक बार अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। तभी साथियों वह उस कुमार मदन की बीवी जो थी वह इनकार कर देती है और कहती है कि हम अपने राजकुमार को किसी को नहीं देंगे। तभी साथियों वह सेठ जो था वह बनिए के रूप में आया हुआ था, उस मदन की राजकुमारी यानी कि उसकी पत्नी के लिए समझाता है और कहता है, हे मेरी बात यह ध्यान से सुनना, यदि यह तुम्हारे घर पर रहेगा तो इसका पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा, फिर यह सेठ कैसे कहलाएगा। यदि तुम इसे मुझे दे दोगी तो मैं 15 वर्षों तक इसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करूंगा, ताकि आने वाले समय में यह इस नगर का सेठ कहलाएगा। तभी साथियों वह उस मदन के बेटे के लिए लेकर के वह सेठ वहां से चला आता है और मन ही मन सोचने लगता है, आखिर इस बेटे का क्या करा जाए, यदि मैं इसे मारूंगा तो मुझ पर हत्या लगेगी। तभी साथियों वह एक लकड़हारे के पास में जाता है
और लकड़हारे से एक टोकरी बनवाता है जो कि पानी उसमें अंदर न जाए और पानी में वह डूबी भी ना। तभी साथियों वह उस लकड़हारे से एक टोकरी बनवा लेता है। तभी साथियों उस टोकरी को लेकर के एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। उस कुमार मदन के लड़के के लिए उस टोकरी में रख करके और उस नदी में बहा देता है साथियों। तभी साथियों वह टोकरी उस नदी में बहती हुई एक किनारे पर जाकर लग जाती है। तभी साथियों उसी नदी के तट पर एक मछुआरा मछली मारने के लिए पहुंच जाता है। तभी साथियों वह देखता है उसको नजर एक टोकरी आ जाती है। तभी वह उस टोकरी के पास में जाकर देखता है तो एक बच्चा उसमें रो रहा है। तभी साथियों वह कहता है यह भी भगवान की लीला है और उस टोकरी को उठा करके और उस बेटे को लेकर के वह अपने घर पर आ जाता है। उस दिन साथियों वह मछली नहीं मारता है, उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने लगता है और अपनी बीवी से कहता है कि इसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करना, यह हमें भगवान ने दिया है, यह भगवान की लीला है। तभी साथियों उस मछुआरे ने अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने लगा और साथियों उसका एडमिशन करा देता है। वह बहुत ही अच्छे से पढ़ने लगा और वह पढ़ाई इतनी मेहनत से कर रहा था कि वो क्लास में सबसे फर्स्ट आया करता था। जो भी कार्य साथियों करता था वह कार्य सबसे आगे होता था उसका साथियों, क्योंकि साथियों वह मछुआरा बहुत ही अमीर था, वह रोज का पैदा करने वाला था साथियों। तो मानो कि वह बहुत अच्छे घर में पहुंच गया हो। तभी साथियों एक दिन उस सेठ की मुलाकात उस मछुआरे से हो जाती है और साथियों वह सेठ जो था वह उस मछुआरे के बेटे की नामवरी सुनकर के उसके घर पर आया था और वह कहने लगा कि हे मछुआरे भाई, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की चर्चा बहुत बहुत दूर तक सुनी है। मैंने सुना है कि जो भी कार्य करता है उस कार्य में यह फर्स्ट आता है, सबसे आगे इसका कार्य रहता है। यह तुम्हारा बच्चा बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में बहुत ही बलवान बनेगा। तभी साथियों वह मछुआरा कहने लगता है कि हे सेठ महाराज, यह वैसे तो मेरा बच्चा नहीं है और वैसे मेरे बच्चे से कम भी नहीं है। तभी साथियों वह मछुआरे से कहने लगता है सेठ कि हे भाई, तुम इस बच्चे को ऐसा क्या कह रहे हो। तभी साथियों वह मछुआरा सारी बात बताता है कि मुझे यह बच्चा एक नदी के किनारे पर टोकरी में मिला था। तभी साथियों सेठ समझ जाते हैं कि आखिर यह वो ही बच्चा है जो मैंने ही नदी में बहाया था इसे। तभी साथियों वह सेठ उस मछुआरे से कहने लगता है क्या मेरा एक काम अपने बेटे से करवा सकते हो। तभी साथियों वह मछुआरा कहने लगता है जी हजूर, मैं अपने बेटे से तुम्हारा काम जरूर करवाऊंगा और भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। तभी साथियों वह सेठ जो था उस मछुआरे के राजकुमार को एक चिट्ठी लिखकर दे देता है और कहता है ये मेरे द्वार तक पहुंचवा देना, मैं कहीं अंत जा रहा हूँ इसलिए मैं घर पर ना पहुंच पाऊंगा, यदि घर पर जाऊंगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। तभी साथियों वह मछुआरा का राजकुमार जो था वह उस चिट्ठी को लेकर के सेठ के द्वार के ओर चलने लगता है। जिस तरफ सेठ का गांव था उसी तरफ वह चलने लगता है साथियों। तभी साथियों वह पत्र को लेते जा रहा था। तभी साथियों वह उसे चलते चलते रात्रि हो जाती है। उसे एक सराय दिखती है साथियों, तो उस सराय में साथियों वह उस रात बिताने की सोचता है और वहां वह सराय साथियों एक डाकुओं की थी। तो वह साथियों वहां पर रुकना उचित नहीं समझा, लेकिन उसने आगे चलना भी उचित नहीं समझा, इसलिए वह उसी सराय में आराम करने लगा। तभी साथियों जैसे ही आधी रात होती है तैसे ही वह डाकू को सराय में जाते हैं और देखते हैं वहां पर एक राजकुमार जो 15-16 साल का है वह उस सराय में आराम कर रहा है और उसके हाथ में कुछ चिट्ठी भी लगी हुई है। तो साथियों वह चिट्ठी को लगा कर पढ़ते हैं, कहते हैं यह तो एक सेठ का आदमी है, आखिर हम इसे नहीं मार सकते हैं। और लेकिन साथियों जैसे ही वह पत्र खोलकर देखता है तो वह अचंभित हो जाते हैं और उस पत्र को बदल देते हैं साथियों। उस पत्र को बदल करके वह चोर वहां से निकल जाते हैं। तभी साथियों जैसे ही सुबह होती है तो उस सराय से निकल करके वह सेठ के द्वार पर साथियों पहुंच जाता है। तभी साथियों उस पत्र में लिखा था कि हे सेठानी, मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे 2-4 दिन लगेंगे और इस राजकुमार का विवाह हमारी पुत्री से करवा देना। मैंने इसे चुना है, यह बहुत अच्छा कार्य करता है और इसे कुछ दिन तक वहीं पर रोकना, इसकी पाल पोषण बहुत ही अच्छे से करना और हमारी पुत्री का विवाह इससे करा देना। तभी साथियों वह
सेठ कुछ दिनों बाद वापस आता है तो वह देखता है कि वह तो राजकुमार हमारे घर पर है और उसकी टैल तो बहुत अच्छे से हो रही है और आखिर हमारी राजकुमारी के विवाह उससे हो चुका है। तभी यह सब देख करके वह बहुत ही अचंभित हो जाता है। तभी साथियों वह अपनी बीवी से कहने लगता है आखिर यह कैसे हुआ। तभी साथियों वह उस पत्र को लाकर दिखा देती है और सेठ की पत्नी कहने लगती है देखो यह तुमने ही लिखकर भेजा था कि हमारी राजकुमारी का विवाह इस राजकुमार से करवा देना। तभी साथियों इतने पर वह सेठ वहां पर आता है और वह धोबी वहां पर पहुंच जाता है साथियों। और वह धोबी कहने लगता है कहो सेठ महाराज, मैं भी यहीं पे था, तुम भी यहीं पे थे कि आज से 15 साल पहले हम एक नदी के तट पर मिले थे और तुमने मुझसे पूछा था कि आखिर ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आज वह संभव हो गया है, तुम्हारी राजकुमारी का विवाह इस राजकुमार से हो गया है। तुमने तो यह कहा था मैं भाग्य के लिखा हुआ बदल सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर यह हो गया है, क्या तुम विधि के विधान को बदल पाए? तभी साथियों वह सेठ उस धोबी की बात को मान लेता है और वह धोबी कहता है हे सेठ महाराज, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी राजकुमारी ने तो इस गरीब कुमार के बेटे से विवाह कर लिया है और उसने 7 फेरे भी ले लिए हैं। शकुन 7 के फेरे लेने के बाद में वह रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए तुम अपना राजपाट दे दो इसके लिए और इस नगर का सेठ इसे बना दो। तभी साथियों वह सेठ मान जाता है और उसे उसी गांव का सेठ बना देता है। तभी साथियों वह अपनी बीवी से कहता है आखिर यह पर्चा बदला कैसा गया था। तभी साथियों वह सेठ की पत्नी कहती है आखिर तुमने उस पर्चे में क्या लिखा था। तभी साथियों वह सेठ कहने लगता है मैंने तो एक इसे पर्चा दिया था और उसमें लिख दिया था मैंने कि इस राजकुमार को आते ही मरवा देना और मैं जब तक आऊंगा तब तक इसका मुझे सब भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसका पर्चा बदला कैसा मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं है। आज से हम अपना आधा राजपाट इसको सौंपते हैं और अपने नगर का इसे सेठ बना देते हैं। तभी साथियों उस सेठ के समझ में सब आ गया था और वह कहने लगा धन्य हो प्रभु, भगवान की लीला निराली है, आखिर भगवान के विधान को कोई नहीं मेट सकता है। तो साथियों आज की कहानी में हमें यही सीखने को मिला है कि आखिर किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं मेट सकता है। जो भाग्य में लिखा होता है साथियों वह होकर ही रहता है, भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मेटता है। जो किस्मत में साथियों लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इसलिए साथियों अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने लिखा है वो होकर ही रहेगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट साथियों जरूर कर देना। जय भोलेनाथ का कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों।